प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज के समसामयिक श्रृंखला को और कुछ महत्वपूर्ण विषयों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो जो सबसे पहला विषय है वो आप देख रहे होंगे, वह टमाटर फ्लू से संबंधित है। आने वाले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जरूर आपसे यह प्रश्न पूछा ही जा सकता है। कोरोना वायरस की चौथी लहर चल रही है और आप अनेक बीमारियां और आने की खबर सुन रहे होंगे। जैसे कि कोरोना वायरस के बाद ही मंकी पॉक्स महामारी घोषित हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने जारी कर दिया है, जिसको महामारी के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही एक नई बीमारी केरल में देखी जा रही है और उसका प्रसार धीरे धीरे भारत में हो रहा है और वह बीमारी का नाम है टोमेटो फ्लू, जिसको हम लोग हिंदी में टमाटर फ्लू के नाम से भी जान सकते हैं। तो उससे जुड़ा यह प्रश्न है और आपको चाहिए कि आप वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं हूं, मेरे साथ बनिए। यह प्रश्न बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे और आप मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी इससे संबंधित संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सहजता के साथ दे पाएंगे। आगे चलते हैं और इस बीमारी के बारे में जानते हैं। दरअसल साथियों, जो लैंसेट पत्रिका है, जो एक स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका है, उसने अपना जो 17वां अंक है उसमें उसने जारी किया है कि भारत में बच्चों में टमाटर फ्लू पाया गया है। भारत में बच्चों में टमाटर फ्लू पाया गया है। इसमें देखेंगे हम लोग तो लैंसेट रेस्पिरेटरी जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में नए संक्रमण का पता चला है, जिसे टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार कहा जाता है, टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर कहा जाता है। और इससे ज्यादा संक्रमित कौन हो रहे हैं तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे। एक फैक्ट आपका यहाँ तैयार हो गया कि टोमेटो फ्लू के प्रति अधिक संवेदनशील कौन है तो बच्चे हैं। आगे चलते हैं। केरल के कोल्लम जिले में पहली बार 6 मई को एक गैर जानलेवा वायरस की पहचान की गई थी। तो यहाँ 2 फैक्ट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। एक कोल्लम है कि यह बीमारी भारत में सर्वप्रथम कहां देखी गई तो केरल में देखी गई। केरल में भी कहां तो कोल्लम जिले में। और यह एक बीमारी बहुत ज्यादा घातक नहीं है, गैर जानलेवा प्रकृति की है, चिकन और डेंगू की तरह है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 26 जुलाई तक सरकारी अस्पतालों में 5 साल से कम उम्र के 82 से अधिक बच्चों की रिपोर्ट की गई है। यानी 82 से अधिक बच्चे इस टोमेटो वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस स्थानिक बीमारी ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी यह जा चुका है। उड़ीसा में एकाएक चौकस उत्पन्न किया, यानी कि हड़बड़ी का माहौल उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त 26 बच्चों 1 से 9 वर्ष की आयु को उड़ीसा में संक्रमण के साथ सूचित किया गया था। आज तक केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के अलावा भारत में कोई अन्य क्षेत्र वायरस से प्रभावित नहीं है। तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। इसके अलावा अभी अन्य राज्यों में इस वायरस का संक्रमण का पता नहीं चला है। हालांकि केरल स्वास्थ्य विभाग द्वारा वायरल संक्रमण के प्रसार की निगरानी करने और भारत के अन्य हिस्सों में इसके प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। इसको संक्रमण को वही रोकने के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, हम मानव आज दानों की भांति कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण का इतना विनाश कर चुके हैं कि अब पर्यावरण हम पर कहर बरसा रही है। पिछले 4 सालों से हम लोग कोरोना महामारी के चपेट में हैं। कोरोना महामारी खत्म ही नहीं हुई कि उससे पहले दूसरी महामारी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जारी हुआ मंकी पॉक्स को लेके। अब आप भारत में कहर देख रहे हैं किसका तो
टोमेटो वायरस का, इसी तरीके से हंता वायरस, न जाने कितने वायरस। अब आप आने वाले वर्षों में कोई न कोई महामारी अवश्य देखेंगे, क्योंकि मानो उन सूक्ष्म जीवों के प्रति भी उन सूक्ष्म जीवों के भी संपर्क में आ गया है जो अभी तक ज्ञात नहीं है, और जो अभी तक ज्ञात नहीं है तो उनके संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, किस बीमारी को लाते हैं, उस बीमारी के लक्षण क्या हैं, उस बीमारी का इलाज क्या है। और जब इलाज और लक्षण नहीं जान पाते हैं तो वह महामारी का रूप ले लेता है और अपना प्रकोप हम पर स्थापित कर देता है। तो अगर आप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जिसको पेंडेमिक या महामारी के नाम से जानते हैं, अगर आप इसके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो वर्ष 2019 के बाद 2022-23 तक ऐसा कोई साल नहीं है जब कोई महामारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई हो। लगातार यहाँ पर H1N1 वायरस, जिसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, फिर इबोला वायरस, लगातार हर वर्ष कोई न कोई महामारी घोषित की जाती है WHO द्वारा। तो साथियों, अब आने वाले वर्षों में आप ऐसा देखते ही रहेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग और इस टोमेटो फ्लू के बारे में जान लेते हैं। तो इसके प्राथमिक लक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। टमाटर फ्लू के प्राथमिक लक्षण चिकनगुनिया, डेंगू और कोविड-19 के समान ही होते हैं। ये भी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें तेज बुखार, चकत्ते, जोड़ों में तेज दर्द शामिल है। चकत्ते का मतलब है शरीर में लाल लाल धब्बे पड़ेंगे। अन्य वायरल संक्रमणों की तरह आगे के लक्षणों में थकान, मतली यानी जी मचलाना, उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, जोड़ों की सूजन, शरीर में दर्द और फ्लुएंजा के समान लक्षण शामिल हैं, जो डेंगू में प्रकट होने वाले लक्षणों के समान है। तो ध्यान में रखेंगे, इसके जो लक्षण है वो ठीक चिकनगुनिया, डेंगू और कोविड-19 के समान है। जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, दस्त होता है और बुखार आता है, चकत्ते पड़ते हैं। हाँ, टमाटर फ्लू के उपचार में डेंगू और चिकनगुनिया के समान ही अभी इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो जैसे कोविड-19 का किया जाता है, अलगाव रखा जाता है, आइसोलेशन। अभी हम लोग एक और नए शब्द से वाकिफ हुए, क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन अलगाव होता है, आराम, रेस्ट की इजाजत दी जाती है, बहुत सारे तरल पदार्थ दिए जाते हैं, जलन से राहत के लिए गर्म पानी दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कोविड-19 के बाद से स्टीम लेने की प्रथा प्रारंभ हो चुकी है और बुखार और शरीर में दर्द और अन्य रोग सूचक उपचार के लिए पैरासीटामोल की सहायक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अन्य प्रकार के इन्फ्लुएंजा के समान टमाटर फ्लू बहुत संक्रामक है और बच्चे इसकी बीमारी के प्रति अधिक जोखिम श्रेणी में है। तो ये बच्चे वाला विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, इसी में आपको परीक्षा में फंसाया जाएगा, ये बच्चे वाला, क्योंकि वायरल संक्रमण इस वायु वर्ग में आम है और इस बीमारी का प्रसार निकट संपर्क के माध्यम से होने की संभावना है। तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जब संपर्क होगा तो इसके और प्रसार होने की संभावना है। छोटे बच्चे भी लंगोट के इस्तेमाल, अशुद्ध सतहों को छूने और चीजों को सीधे मुंह में डालने से इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। तो जैसे जो माँ बाप होते हैं जागरूक नहीं होते, तो जो लंगोट के जरिए एक लंगोट को दूसरे लंगोट में बांध दिया गया दूसरे बच्चे में, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बच्चे अशुद्ध सतहों को छूते हैं और हाथों को मुंह में डाल लेते हैं, तो जिससे वायरस का संक्रमण हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बच्चों में टमाटर फ्लू के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया जाता है और रोका नहीं जाता है तो यह संचरण वयस्कों में भी फैलकर गंभीर परिणाम दे सकता है। अगर बच्चों तक ही इसको सीमित नहीं किया गया, अगर एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो यह वयस्कों में भी जा सकता है। आगे चलते हैं, इस वायरस का कारण जान लेते हैं कि इस वायरस का रोगजनक क्या है। तो कॉक्सेकी वायरस इसका कारण है, जो एंटेरोवायरस परिवार से संबंधित है। ये जो एंटेरोवायरस है यह हैंड, फुट, माउथ डिजीज का भी कारण बनता है बच्चों में। तो ध्यान रखेंगे, टमाटर फ्लू का रोगजनक क्या है, तो वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, ना ही परजीवी है। वायरस यानी कि विषाणु। तो जो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है
है कि टमाटर फ्लू का रोगजनक क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, परजीवी है कि कवक है, तो आप बताएंगे विषाणु है। आगे चलते हैं, और यह विषाणु का नाम क्या है, तो कॉक्सेकी नाम का वायरस है, और इसका परिवार क्या है, तो एंटेरोवायरस है। आगे चलते हैं और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। और आप ये देख रहे हैं तो टोमेटो फ्लू से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। टमाटर फ्लू कॉक्सेकी वायरस A16 के कारण होता है, यह एंटेरोवायरस परिवार से संबंधित है। पहला वाला कथन सही है। हाथ पैर और मुंह की बीमारी बचपन में बार बार होने वाली बुखार की बीमारी है जो एंटेरोवायरस के कारण होती है, यह भी सही है। बच्चे इस बीमारी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, यह भी सही है, और इसको रोका नहीं गया तो वयस्कों तक भी यह जाएगा। इस बीमारी के लक्षण चिकनगुनिया के ठीक विपरीत हैं, गलत है। चिकनगुनिया डेंगू और कोविड-19 के समान है। इस बीमारी का संसूचन सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, गलत है। केरल में किया गया था, केरल में भी कहा, तो कोल्लम जिले में किया गया था। तो ये देखिए कथन 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन चौथा सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला विषय क्या है हम लोग का। ये देख रहे हैं आप, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धी अभ्यासों के विषय पर अमेज़न, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है। हम इन सब फर्मों को प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के संदर्भ में बुला रहे हैं। लोकसभा में 5 अगस्त को प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, और इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। और उस समिति जब इस विधेयक पर विचार कर रही थी तो ये जो डिजिटल कंपनियां हैं, अमेज़न हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओयो हो गया, जोमेटो हो गया, इन सबको बुलाया और उनके भी विचार यह समिति जानना चाहती है। तो यही एक खबर है। आइए जरा इसको जान लेते हैं किससे संबंधित और कौन कौन से समाचार है। समिति के एक सदस्य ने कहा है, जो वित्त संबंधी स्थायी समिति है, जो कि एक संसदीय समिति है, ने कहा मौजूदा अधिनियम जिसे 2002 में तैयार किया गया था में डिजिटल बाजार में लाए गए बड़े बदलावों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2022 में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। आज आप जानते हैं डिजिटल दुनिया का समय है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, ब्लॉकचेन का बात हो रही है। और यह जो अधिनियम है वर्ष 2002 में बनाया गया था, जब डिजिटल प्रौद्योगिकी उतनी विकसित नहीं हुई थी, तो वैसे में यह अधिनियम प्रासंगिक नहीं रह गया है। तो इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम को प्रासंगिक बनाने के लिए ही इसमें संशोधन किया जा रहा है, और उसी के लिए इन कंपनियों को बुलाया गया था। समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी फर्म, खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, ई कॉमर्स फर्म, फ्लिपकार्ट के साथ साथ ओला और ओयो को भी समन किया है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 को 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और 17 अगस्त को समिति में भेजा गया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का समय है। 3 महीने में वित्त संबंधी स्थायी समिति, जो कि एक संसदीय समिति है, उसको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा, लोकसभा के समकक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को। यह विधेयक सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं जैसे निपटान और प्रतिबद्धता और उन्नत प्रावधानों को लेकर है। तो इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, तो इसमें जो वैश्विक प्रथाएं हैं उनको अपनाया गया है। किससे जुड़ी तो सेटलमेंट से, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट से, और उन्नत प्रावधानों को इस विधेयक में लाया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। साथ ही विलय, ये जो विलय होते हैं, एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में जो विलय होता है, जो अधिग्रहण होता है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए जाएंगे। और जो डील वैल्यू थ्रेशोल्ड यानी कि जो लेन देन होते हैं, तो उसके लिए भी एक उसमें कैप लगाया जाएगा, उसके ऊपर के लिए सीसीआई की मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो इस नए विधेयक में ये संशोधन किए जाएंगे, और यह क्यों बुलाया गया है, किसको बुलाया गया है, उससे संबंधित है। आगे चलते हैं और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लेते हैं। यह प्रतिस्पर्धा आयोग, यह कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिस्पर्धा अधिनियम
2002 के तहत स्थापित किया गया था। प्रतिस्पर्धा सबसे उपयुक्त माध्यम होता है जो सुनिश्चित करता है कि आम जनमानस तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्रतिस्पर्धी कीमत पर हो। तो ये जो क्यों बनाया गया है यह आयोग, क्यों प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 बनाया गया? साथियों, इसके लिए आप अपने दैनिक जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। आप देखते होंगे जिस दिन हाट बाजार होता है और जिस दिन हाट बाजार नहीं होता, मान लीजिए सोमवार को बाजार लगता है किसी जगह पर, सोमवार को मंगल बाजार लगता है, सोमवार को मंगल बाजार लगता है और बुधवार को कोई बाजार नहीं होता। आप मंगलवार को बाजार जाते हैं तो आपको टमाटर उस दिन 2 रुपये, उस दिन आपको टमाटर 5 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन जब आप बुधवार को जाते हैं तो वही टमाटर आपको 10 रुपये या फिर 15 रुपये में खरीदना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मंगलवार को बाजार लगता है, हाट होता है, और जब हाट होता है तो वहाँ कई प्लेयर्स होते हैं, और जब कई प्लेयर्स होते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है, और जब प्रतिस्पर्धा होती है तो वस्तुओं की कीमत नीचे जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, तो वस्तुओं की कीमत नीचे जाती है प्रतिस्पर्धा से, साथ ही प्रतिस्पर्धा से नवाचार भी होता है। आप देखेंगे अगर कोई डोसा बनाता है तो बहुत सारे डोसा वाले ठेले हैं, तो अगर जब तक वह कुछ नवाचार नहीं करेगा तब तक उस ठेले के प्रति कौन आकर्षित होगा? या तो उसको कीमत कम करना पड़ेगा, कीमत नीचे जाएगा, या तो उसको कुछ नवाचार अपनाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। जब जोमेटो नहीं आया था तब कई रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की सुविधा देते थे, तो एक तरीके का यह नवाचार था। तो जो प्रतिस्पर्धा होता है वस्तुओं की कीमतों को लेकर नीचे जाता है, नवाचार लाता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं प्रतिस्पर्धी बनते हैं और उपभोक्ताओं को लाभ होता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से उत्पादक प्रोत्साहित होता है कि अपने उत्पाद को नवाचार और विशेषज्ञता से युक्त बनाए। प्रतिस्पर्धा लागत में कमी लाता है, साथ उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा के चुनाव के लिए ज्यादा विकल्प होते हैं। तो अभी बाजार के दिन जाएंगे, ठीक है तू टमाटर महंगा दे रहा है, मैं दूसरे के पास चले जाऊंगा, लेकिन बुधवार को तो आपको 1-2 ही ठेले मिलेंगे, आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। सभी उत्पादकों को समान अवसर उपलब्ध और उपभोक्ताओं का भी कल्याण हो, यही इस आयोग का और इस अधिनियम का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। इनका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता। ये अशोक कुमार गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ये कौन? अशोक कुमार गुप्ता। देख रहे होंगे। आगे चल लेते हैं। उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना आवश्यक है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया था। तो यहाँ आपसे प्रीलिम्स में पूछेगा प्रतिस्पर्धा आयोग का आधार क्या है, तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इसकी स्थापना कब की गई? 2003। और यह एक संवैधानिक निकाय है कि वैधानिक निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। संविधान में तो इसके बारे में किसी अनुच्छेद, किसी अनुसूची में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है, तो कैसे संवैधानिक निकाय हो सकता है? यह एक वैधानिक निकाय है। राघवन समिति, यह भी इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969, यह एक अधिनियम था 1969, और यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम से पहले उसकी जगह कार्य करता था। तो इस अधिनियम को रद्द करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। सीसीआई में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें एक चेयरमैन होता है जो वर्तमान में अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, और 6 अदर मेंबर होते हैं। और वर्तमान में इसमें 3 ही मेंबर हैं, एक तो चेयरमैन हो गया और दो अदर मेंबर हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो इसमें एक अध्यक्ष और
और 2 सदस्यों के साथ कार्यरत है वर्तमान में। कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है, किसके, प्रतिस्पर्धा आयोग के। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना इसका मुख्य कार्य है कि जो भी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं ऐसी गतिविधियां उनको समाप्त करना। अभी ओला जो ओला है या फिर कोई और कंपनी है ग्राहकों से अनुचित कीमतें लेती हैं। अभी जब मानिए रात हो जाता है तो ज़्यादा कीमत चार्ज करती हैं, तो ऐसे में या मानिए जो भौतिक रूप से ऑटो वाले हैं, तो अगर प्रतिस्पर्धा जहां भी प्रभावित हो रही है तो वहां पर यह कदम उठाएगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य है। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के तहत कि यह आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत। और देख लेते हैं कि संसदीय समितियां के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, जो संसद की बैठक होती है, आप जानते हैं कि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, विंटर सेशन होता है। तो ये जो हमारे राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उन बैठकों के दौरान इनके पास उतना समय नहीं होता कि ये सभी विधेयक पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाएं। तो इसीलिए हमारे संसदीय व्यवस्था में संसदीय समितियों का जिक्र है। और ऐसी समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति। स्थायी समिति को अंग्रेजी में स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं, और तदर्थ समिति को एड हॉक कमेटी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की कमेटियां पाई जाती हैं। इनका निर्माण क्यों किया गया है, क्योंकि जब इस संसद का सत्र होता है तो उतना समय नहीं होता कि वो सभी विधेयकों पर और लोकहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाएं, क्योंकि एक विधेयक को बनाने में और उससे जुड़ी कई ऐसी जानकारियां होती हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जिन पर एक गहन चर्चा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे इनका गठन क्यों किया गया है, ये मैंने विस्तार पूर्वक यहाँ बताया हुआ है। आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं कि संसदीय समितियां 2 प्रकार की, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ये जो समितियां होती हैं ये अनवरत रूप से कार्य करती हैं और ये समितियां जरूरत पड़ने पर गठित की जाती हैं। किसी विशेष मुद्दे के लिए ये समितियां गठित की जाती हैं। इसको भी आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ समिति बता देता हूं मैं। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की समितियां हैं। एक तो है वित्तीय समितियां, जिसमें आप पाएंगे क्या क्या है, तो प्राक्कलन समिति है जिसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। एक होता है लोक लेखा समिति जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें सरकारी उपक्रम की समिति भी होती है, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और अन्य स्थायी समितियां, तो स्थायी समितियों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। वित्तीय समिति, सरकारी उपक्रम की समिति और अन्य स्थायी समिति। अन्य स्थायी समिति में ही वित्त संबंधी स्थायी समिति है जिसके सामने CCI कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित अभी जो संशोधन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 अधिनियम तो नहीं होगा, क्योंकि अभी वह उस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, ना ही वो लोकसभा से पारित हुआ है। और इसमें यह जरूरत पड़ने पर गठित की जाती है, यहाँ पर लिखा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और ये जान लेते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रति भारत के आकर्षण ने देश की 95% प्रतिभाओं को इसकी प्रगति में योगदान करने से रोक दिया है। साथियों, जब अभी अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और जिससे मैं भी सहमत हूँ कि ये जो भारत में अंग्रेजी के प्रति मोह है उसने भारत में बहुत ही नकारात्मक असर उत्पन्न किया है। हमारे देश के जो 95% प्रतिभाएं हैं
वो नहीं बढ़ पा रही, उसका कारण है अंग्रेजी, ऐसा गृह मंत्री जी का मानना है। सिर्फ 5% प्रतिभाएं ही हमारे देश को उजागर कर रही हैं, और जब 5% प्रतिभाओं के बल पर हम लोग विश्व स्तर पर जाने जा सकते हैं, तो जरा सोचिए ये जो 95% भी अपनी प्रतिभाओं को जान पाएंगे तो भारत कहाँ होगा। उनका मानना है कि जिस दिन भारत इस अंग्रेजी को छोड़कर अपनी मातृभाषा पर ध्यान केंद्रित करने लगा, उस दिन भारत विश्व क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकेगा। साथियों, मातृभाषा में अध्ययन प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर पर होना अत्यंत ही आवश्यक है। कोई भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में चीज़ों को बेहतर और जल्दी समझ सकता है। हमारे देश में अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पर नहीं, एक स्किल के तौर पर लिया जाता है। अंग्रेजी जैसे ही कोई बोलता है हम लोग मानते हैं कि वो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ज्ञानवान हो। इसका अर्थ मात्र यह है कि वह एक और भाषा जानता है, और जो अगर यह भाषा नहीं जानता है इसका मतलब वह मूर्ख है। यह हमें नहीं समझना चाहिए। जिसकी पहुंच अंग्रेजी तक नहीं है वह प्रतिभावान नहीं है, मूर्ख है। यह हम लोगों को यह प्रवृत्ति त्यागनी ही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न को देख लेते हैं और प्रश्न पे नजर डाल लेते हैं हम लोग। प्रश्न ये देख रहे होंगे, यह प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में क्या सही नहीं है। सीसीआई की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, यह तो सही है। यह बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर बेहतर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता कल्याण के लिए कार्य करता है, यह भी सही है। इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, गलत है, केंद्र सरकार करती है। तो यह गलत है, यानी कि हमसे पूछ रहा क्या सही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन चौथा होगा, कथन 3 सही नहीं है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग।